इंडिया अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसा फंसा कि उठ ना सका। मैंने आपको दूसरे टेस्ट मैच के बाद यह बोला था कि अगर इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा वानखेड़े के अंदर तो याद रखिए इंडिया कभी भी इस टेस्ट मैच को नहीं बचा पाएगा। और वैसे ही हुआ। क्यों? आपकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, आप अपनी बॉलिंग से तो मैच जीत रहे हो। आपके वाशिंगटन सुंदर आउट कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा स्पिन में आउट कर रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर आउट करते हैं, आपके स्पिनर आउट करते हैं। लेकिन सवाल यह था दूसरे टेस्ट मैच के बाद, पहले टेस्ट मैच के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा था वो ये था कि आपकी बैटिंग नहीं चल पा रही थी। सबसे बड़ा ब्लंडर जो मारा आपके कोचेस ने, आपकी मैनेजमेंट ने, आपके स्पोर्ट्स स्टाफ ने, जिसने भी पिच तैयार करवाई वानखेड़े के अंदर, क्यों आखिर स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है? क्यों आखिर? क्योंकि आप अपने बनाए हुए जाल में फंस रहे हो। आप स्पिन ट्रैक बनाते हो, आप आउट कर लेते हो, लेकिन मसला क्या है कि आप दोबारा जब आपकी बैटिंग आती है, जितना आपको टारगेट मिलता है, आप मुझे ये बताएं कि 147 रन कितना बड़ा टारगेट है? कोई बहुत बड़ा टारगेट है? नहीं है इतना बड़ा टारगेट। जिस तरह से ऋषभ पंत ने क्या हिस्टोरिकल, क्या कमाल की, हालांकि ये वो बंदा है ऋषभ पंत जिसका आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट, इतना खतरनाक उसका एक्सीडेंट हुआ था, वहां से उसने कैसे अपनी फिटनेस को इंप्रूव किया, कितना कमाल उसने फाइट दिखाई है। उसके अंदर वो पैशन नजर आ रहा था कि एक मैच जीतने की लगन थी। लेकिन क्या हुआ? उसकी मेहनत के ऊपर आपके बाकी बल्लेबाजों ने पांव फेरा, लताड़ा उसकी मेहनत को। कैसे? आप रोहित शर्मा की इंटेंशन देख ले, समझ रोहित शर्मा को नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। डिफेंड वो नहीं कर पा रहे, अटैक वो नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद स्पेशली विराट कोहली को लेकर सवालिया निशान है कि विराट कोहली की फॉर्म जैसे अब बिल्कुल डाउन पर डाउन होती जा रही है। उनके ऊपर सवालिया निशान है कि विराट कोहली की जो फॉर्म है वो क्यों नहीं है। फिर दूसरा, आप दूसरी इनिंग में, ठीक है पहली इनिंग में शुभमन गिल ने बड़े अच्छे रन्स किए, बड़े जबरदस्त रन्स किए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मैच विनिंग पारी दूसरी इनिंग में देखनी थी। और वो क्या हुआ? एजाज पटेल की अच्छी बॉल थी जो डिफेंड हो सकती थी, उसको क्या किया शुभमन गिल ने, जो है वो जाने दिया। उसको लेफ्ट करना चाहा, वो बोल्ड हो गए। वो समझ रहे थे कि शायद पड़ के हल्का सा बाहर जाएगा, लेकिन क्या वो बॉल सीधा रह गया एजाज पटेल का, जिसकी वजह से शुभमन गिल का जो डिफेंस था वो फ्लॉप हुआ, फेल हो गए शुभमन गिल। भाई आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, सेट होते हैं, वो आउट होके वापस चले जाते हैं। इतना जबरदस्त वो सेट खेलते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गलत शॉट मारते हैं। कोई उनकी इंटेंशन समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आप इसी तरह से पूरे तीनों के तीनों टेस्ट मैच की उनकी 6 की 6 पारियां उठाकर देख लें, उनको समझ नहीं आ पा रहा कि वो अपने साथ कर क्या रहे। क्यों? आप सेट होते हैं, आप इनिंग को बिल्डअप करते हैं, इनिंग को बिल्कुल आप देख लें, पहली इनिंग देख लें इसी टेस्ट मैच की यशस्वी जायसवाल की, आप पहली इनिंग देखें कि आप सेट हो रहे हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल आ जाती है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो आपने उस मैच को रैप अप करना होता है, आपने उस मैच को जिताना होता है। लेकिन उसके बाद आप जो है अपनी विकेट ऐसी कभी उल्टी शॉट मारकर अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके आप चले जाते हैं। फिर उसके बाद सरफराज खान को देख लें, कितना जबरदस्त बैट्समैन है, इतना कमाल बैट्समैन। जिस तरह से इस लड़के ने डेब्यू किया, बड़ी जबरदस्त क्लास है। लेकिन उस क्लास का इंडिया को कोई फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी मैच विनिंग पारी नहीं आई। अपने घर पर आज तक इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि आज न्यूजीलैंड क्यों व्हाइट वॉश करके चला गया उनको? बिकॉज वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड ने उनको फंसाया अपने ही जाल में उनको। हालांकि मुझे एक बात बताएं, एजाज पटेल है, बड़ी कमाल बॉलिंग की, बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन एजाज पटेल कोई इतने बड़े टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है। वो कोई इतना बड़ा बड़ा स्पिन नहीं करते हैं, वो हल्का सा सीम को यूज करते हैं अच्छे से, वो एरिया, अच्छे एरिया के अंदर वो बॉल करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हैं। आप देख ले रविंद्र जडेजा के स्पेल्स उठाकर देख ले, वो कमाल बॉलिंग किया उन्होंने। आप उठाकर देख ले वाशिंगटन सुंदर की जिस सीम के साथ वो यूज करते हैं बॉल को, बड़ा जबरदस्त स्पिन करते हैं। लेकिन सवालिया निशान ये नहीं था। हालांकि यहां पर दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंडिया की जो स्पेशली मैनेजमेंट है, उनको ये सोचना चाहिए था, उनको ये देखना चाहिए था कि हम स्ट्रगल कहां कर रहे हैं। आपको वही बात है कि आपको चोट लगी थी दूसरे और पहले टेस्ट मैच के अंदर बाएं घुटने में, और आप जो मल रहे थे वो दाया घुटना अपना मल रहे थे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपकी बैटिंग में थी। आपने फ्लैट ट्रैक्स बनाने थे, आप अपने बैटर्स को रन्स करने देते। वहां पर अगर आप अपने बैटर्स को रन्स करने देते तो आपकी बॉलिंग तो बेहतर जा रही थी। आपकी बॉलिंग, आप क्यों बॉलिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं? आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। 147 रन कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन
हुआ क्या कि आपकी बैटिंग नहीं चल पड़ी। क्यों ना उनका डिफेंस समझ आ रहा है। रोहित शर्मा को देख लें, यशस्वी जायसवाल को देख लें, विराट कोहली को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, सरफराज खान को देख लें, सिवाय ऋषभ पंत के आप सभी बैट्समैनों के ऊपर सवालिया निशान उठा सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर ऋषभ पंत खेल रहे थे, क्या कमाल उसने फाइट दिखाई है। आज से 2 साल बाद जैसे उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, किसने सोचा था कि वो कम बैक करेगा, लेकिन उसने रेड बॉल में स्पेशली क्या शानदार और हीरोइक उसने कमबैक किया। क्या शानदार उसने सर उठाया इंडिया का। ये जो हालांकि ये जो 50-60 रन किए ना, उस मोमेंट के ऊपर आकर किए कि जब आप सोच रहे थे कि कहीं 60 पर 56 पर इंडिया की टीम ढेर होने जा रही थी, लेकिन वहां से ऋषभ पंत ने गियर चेंज किया। वो गियर क्यों चेंज किया, कैसे चेंज किया, उन्होंने अटैक किया। अटैक ही आपका सबसे बड़ा डिफेंस होता है, स्पेशली रेड बॉल के अंदर। रेड बॉल में इतनी मुश्किल कंडीशन है ना, आपको समझ आ रहा है कि आपने डिफेंस कैसे करना है, आपने अटैक कैसे करना है। तो उसमें एक ही चीज होती है कि आप यू गो टू अटैक नाउ फॉर द बॉलर्स। फिर बॉलर्स अंडर प्रेशर आते हैं, उनकी लाइन और लेंथ। हालांकि जब आपके ऋषभ पंत खेल रहे थे, आप देखें कि उनकी जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो रन बनाने की सलाहियत थी, जो रफ्तार थी, वो क्या कमाल थी। उससे उससे क्या होता है कि आपके जो सामने वाला बॉलर था उसकी लाइन और लेंथ खराब हो रही थी। ना एजाज पटेल सेट हो पा रहे थे, ना आपके जो ग्लेन फिलिप्स लगे हुए थे दूसरे एंड से, ना उनको समझ आ रही थी कि ऋषभ पंत को किस एरिया में कैसे टैकल करना है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ, बड़ा वो कंट्रोवर्शियल आउट है कि बैट पैड से टकराया था, या जो है वो बॉल बैट के साथ कांटेक्ट हुआ था। उस आउट पर भी जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल आउट था। बट एंड ऑफ द डे इंडिया व्हाइट वॉश काफी अरसे के बाद, इनफैक्ट 24 साल के बाद इंडिया अपने घर पर व्हाइट वॉश हुआ है। मेरा ख्याल से मैंने जो दूसरे टेस्ट मैच के बाद एक बात बोली थी, आपको याद हो, मैंने बोला था इंडिया तीसरा टेस्ट मैच भी हारेगा। वो इसलिए मैंने बोला था, मुझे क्यों पता चला था, वो इसलिए क्योंकि मैंने इनका माइंडसेट देख लिया था गौतम गंभीर एंड कंपनी का। क्या होता है कि आप स्पिन ट्रैक बना रहे हो, आप अपनी बॉलिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो पहले से अच्छा करती आ रही है। आप जो वीक जोन है, वही मैंने बताया ना पहले कि आपको घुटना है, बाएं घुटने पर आपको चोट लगी है और आप मल जो है वो दाएं घुटना रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि आपने स्पिन ट्रैक अपने घर पे खुद बनाया और वहीं आप अपने जाल में खुद फंस गए। तो काफी अरसे के बाद खैर इंडिया अपने घर पर व्हाइट वॉश हुआ है। न्यूजीलैंड ने सही जमकर उनकी पिटाई किया। क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड, ऑल न्यूज साइड। क्या कमाल खेला है पूरी सीरीज में। एजाज पटेल, मिचेल सैटनर, उनके बैटर्स, विल यंग ने बड़ी शानदार इनिंग खेली। आपको पता है विल यंग ने बड़ी कमाल इनिंग खेली है। आपको एफिशिएट करना पड़ेगा इस जैसी मुश्किल कंडीशन पे, जहां पर रविचंद्रन अश्विन का बॉल इतना टर्न हो रहा था, वॉशिंगटन सुंदर का बॉल टर्न हो रहा था, रविंद्र जडेजा का बॉल टर्न हो रहा था। वहां पर जहां पर विराट कोहली नहीं टिक पा रहे, रोहित शर्मा नहीं टिक पा रहे, शुभमन गिल नहीं टिक पा रहे, लेकिन वहां पर विल यंग ने बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की तीसरी इनिंग में, तीसरे टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग में क्या शानदार उसने पारी खेली। वो बड़ी हिस्टोरिकल पारी थी, जो जिसकी बदौलत इंडिया न्यूजीलैंड जो है वो बड़ा जबरदस्त टारगेट जो है वो सजाने में कामयाब रहा। तो खैर बड़ा जबरदस्त जीता है जी न्यूजीलैंड। तो खैर अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।